और चलिए सीधे अब आपको न्यूज रूम ये चलते हैं, जहां मेरे दो सहयोगी पूजा सचदेवा और राजेंद्र देव आपको 60 सेकंड में न्यूज दिखाएंगे। धन्यवाद जया। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आज की बड़ी खबर की, और वो ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है, और ये दावा आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से किया गया है। और इसी बीच मुख्यमंत्री आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, पुलिस की मौजूदगी है। दरअसल उनके घर की तरफ जाने वाले दोनों रास्तों को बंद कर दिया गया है, और यहां तक कि उनके स्टाफ को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तो सुबह से लगातार एबीपी न्यूज की जो नजर है वो इस खबर पर बनी हुई है। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। मदीहा और अंकित इस वक्त मुख्यमंत्री आवास के बाहर मौजूद हैं। अंकित इस वक्त आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। दीपक, सबसे पहले लेकिन अंकित आपके पास आते हैं, क्योंकि आप मुख्यमंत्री आवास के बाहर मौजूद हैं, जहां पर सुबह से हम हलचल देख रहे हैं। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि दिन ब दिन जो हम देख रहे हैं, मिनट टू मिनट अपडेट ये आ रहा है कि उनके घर के बाहर की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। क्या आप देख पा रहे हैं अंकित? जी बिल्कुल, देखिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। उसकी वजह यह है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और जो नेता है वो मुमकिन है कि केजरीवाल के घर पे पहुंचे। पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। इस वक्त जो तस्वीरें हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के बाहर, यहाँ पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। लगातार अगर आप सड़कों पर देखें तो इस वक्त सुरक्षा बलों का ही मूवमेंट नजर आ रहा है, अन्यथा इस पूरी रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। अगर हम जो रोड के एक हिस्से की इस तरफ की बात करते हैं तो यहाँ पर एक गेट लगा हुआ है, उसको ब्लॉक कर दिया गया है। सिर्फ मीडिया कर्मियों को इधर आने की इजाजत है या जिन लोगों के आवास है। वहीं दूसरी तरफ वो जो सामने गेट लगा हुआ है उसको भी ब्लॉक कर दिया गया है, उससे भी किसी को आने की अनुमति नहीं है। पूरी सड़क पर इस वक्त एक तरीके से आवाजाही रुकी हुई है। अगर कुछ नजर आ रहा है तो सुरक्षा कर्मियों की, जो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनकी गाड़ियां, और फिलहाल अगर हम अरविंद केजरीवाल के घर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सुरक्षा जैसे वैसे तो हमेशा ही मुस्तैद रहती है, लेकिन आज खास इंतजाम है। उसकी वजह है आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज और आतिशी समेत जो तमाम जो नेता लगातार ये जो दावा कर रहे हैं, आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि ईडी आज गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन हमको ये भी गौर करना होगा कि प्रक्रिया क्या होती है। कानूनी प्रक्रिया ये होती है कि अगर कोई भी आरोपी या फिर जो कोई भी एक्यूज्ड हो या फिर विटनेस हो, अब उसको किस सिलसिले में ईडी बुला रही है वो तो ईडी बेहतर जानती है। लेकिन अगर 3 बार समन को डिफाई करता है, यानी कि हाजिर नहीं होता है, तो ईडी कोर्ट का रास्ता अख्तियार कर सकती है। कोर्ट में जाकर के एनबीडब्ल्यू यानी कि गैर जमानती वारंट हासिल कर सकती है और गिरफ्तारी कर सकती है। वहीं एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका जैसे संजय सिंह के मामले में हुआ था। संजय सिंह के मामले में ईडी के अधिकारी सीधे संजय सिंह के घर पहुंचे थे, दिन भर पूछताछ की थी और फिर शाम को उनकी गिरफ्तारी दिखाई थी। तो क्या अब कौन सा तरीका ईडी के अधिकारी अख्तियार करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। आपने जो लीगल जो टेक्निकलिटी है वो हमारे दर्शकों को बताइए कि वो तरीके क्या हो सकते हैं अगर ईडी गिरफ्तार करना चाहे तो। और संजय सिंह का आपने उदाहरण भी दिया, लेकिन मदीहा सुबह से बहुत अर्ली मॉर्निंग से लगातार वहां पर सारी हलचल देख रही हैं। मदीहा पिछले कुछ घंटों में जो दृश्य बदला है और जो सबसे बड़ी बात आपने नोटिस की है वो दर्शकों को बताएं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कल तक लगातार आम आदमी पार्टी के नेता ये दावा कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है आज, तो उसी को लेकर आज सुबह से हलचल इतनी तेज हो गई है कि महज 3 घंटों में ही हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जो है वो भी सिक्योरिटी, मैं चाहूँगी मेरे कैमरा पर्सन जरा आगे आएँ और ज़रा तस्वीरें दिखाएं कि देखिए अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जो सिक्योरिटी, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास के बाहर रहती है वो सिक्योरिटी, उसके अलावा जो सिक्योरिटी है वो बढ़ाई गई है। अरविंद केजरीवाल का घर जहाँ पर है सिविल लाइन्स इलाके में, वहाँ पर इस सड़क पर दोनों तरफ गेट लगे हुए हैं, बड़े गेट हैं और दोनों गेट्स को बंद कर दिया गया है। गेट्स के आगे जो है वो बैरिकेडिंग लगी हुई है और उसके अलावा जो पुलिस डिप्लॉयमेंट है वो भी है। सबसे बड़ी चीज जो आपने कहा दृश्य क्या बदला, तो दृश्य देखिए, तस्वीर ये बदली है कि जो आला अधिकारी हैं वो बार बार यहाँ पर आ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था कैसी है इसको चेक कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का दावा आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से किया जा रहा है कि भाई ईडी यहाँ पर आ सकती है, छापेमारी कर सकती है, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है, तो जाहिर सी बात है दावा बड़ा है। तो इसी को देखते हुए कहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के नेता यहाँ पर ना पहुंचे, कोई प्रदर्शन ना करे, इसी को देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है उसको चाक चौबंद जो है वो मदिया एक तरफ तो सुरक्षा चाक चौबंद की गई है, लेकिन जो दावे, जो आशंकाएं जताई जा रही है उन सबके बीच एक बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रदर्शन की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल आपको बताएं कि पार्टी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी के नेताओं का पहुंचना शुरू हो चुका है। अब ऐसे में पूरी तैयारी के साथ आम आदमी पार्टी के नेता पार्टी दफ्तर पहुंच रहे हैं। सीधा आपको दीपक के पास लेकर चलते हैं। दीपक उसी जगह पर मौजूद है। दीपक, कितने नेताओं की मौजूदगी आप वहां पर देख पा रहे हैं और किस तैयारी के साथ नेता वहां पर आ रहे हैं?
ये देखिए तस्वीर आपको दिखा देते हैं, आम आदमी पार्टी का दफ्तर है और यहाँ पर अगर बताएं तो 2 वरिष्ठ नेता जैस्मिन शाह और प्रियंका कक्कड़ अभी पहुँच चुके हैं और बताया ये भी जा रहा है कि दिल्ली सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं आतिशी और सौरभ भारद्वाज वो भी किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और इसके साथ साथ अलर्ट मोड पर तमाम नेताओं को रखा गया है, साथ साथ कार्यकर्ताओं को भी ये सूचना दे दी गई है। सीधे तौर पर ये समझा जा सकता है कि अगर अरविंद केजरीवाल के घर पर रेड होती है, अरविंद केजरीवाल की आज गिरफ्तारी होती है तो कार्यकर्ताओं को गुस्सा भड़क सकता है। यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता जो है वो जुटना शुरू हो जाएंगे। यहाँ से बीजेपी दफ्तर की दूरी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आमतौर पर जब भी मनीष सिसोदिया को कोर्ट में लाया जाता है, संजय सिंह को कोर्ट में लाया जाता है तो कार्यकर्ता यहाँ पर जुटते हैं, प्रदर्शन किया जाता है, बीजेपी की दफ्तर की तरफ जाने की कोशिश की जाती है। तो कुछ वैसा ही माहौल यहाँ पर बन सकता है। रही दूसरी बात कि आज अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? 3 समन पर अरविंद केजरीवाल नहीं गए। कल आम आदमी पार्टी के नेताओं को सोर्सेज के जरिए ये पुख्ता जानकारी मिली कि ईडी के अधिकारी सुबह सुबह उनके घर पर पहुंच सकते हैं, उनकी गिरफ्तारी तय है, क्योंकि जो सवाल उन्होंने ईडी से पूछे थे अरविंद केजरीवाल ने, उसका जवाब ईडी ने अब तक नहीं दिया है। तीनों बार जब वो ईडी ने उन्हें बुलाया था, उन्होंने तीनों एक लंबे चौड़ा उन्होंने नोट भेजा था ईडी को, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने लिखा था कि उन्हें आप बुला क्यों रहे हैं, ये तो बता दीजिए, क्या आपने उनको मुख्य आरोपी बना दिया है या उन पर चार्जेस फ्रेम कर रहे हैं, किस बिना पर आप उनको बुला रहे हैं? तो इसकी जानकारी अभी तक ईडी ने नहीं दी। ऐसे में अभी फिलहाल आम आदमी पार्टी तस्वीरें देख रहे हैं हम आपके पीछे आम आदमी पार्टी के दफ्तर की, वहां पर अभी फिलहाल कोई हलचल नहीं है, लेकिन जो आप कह रहे हैं उसके मुताबिक वहां पर उनके कार्यकर्ताओं की आमद बढ़ सकती है और वहां पर प्रदर्शन हो भी सकता है। आप नजर बना के रखिए, चूंकि आपने संजय सिंह का जिक्र किया तो उससे जुड़ी एक खबर अपने दर्शकों को दे दें। उनके लिए निराशाजनक खबर है, लखनऊ की एक कोर्ट ने मानहानि के एक मामले में उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। पूर्व जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह की ओर से दाखिल मानहानि याचिका पर आम आदमी पार्टी के नेता सांसद संजय सिंह के खिलाफ कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही तुरंत सभी सोशल मीडिया अकाउंट से बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह के खिलाफ टिप्पणियों को हटाने के निर्देश दिए हैं। महेंद्र सिंह जब यूपी के जल शक्ति मंत्री थे तब संजय सिंह ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इसके खिलाफ महेंद्र सिंह ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद अदालत ने सारे आरोपों को खारिज करते हुए संजय सिंह के खिलाफ फैसला सुनाया है। फैसले के बाद महेंद्र सिंह ने कहा कि मैं राजनीति और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और शुचिता का पालन करता हूं। मेरे विरुद्ध चलाए गए मिथ्या अभियान झूठे और बेबुनियाद साबित हुए हैं। आज ईमानदारी की जीत हुई है और झूठ फिर से हारा है। मैं उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझ पर और मेरी सच्चाई पर हमेशा विश्वास किया है। देखिए, राहुल गांधी की वायनाड सीट को लेकर लेफ्ट ने एक बड़ा पेच फंसा दिया। दरअसल एबीपी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि लेफ्ट ने वायनाड की सीट पर दावा करते हुए राहुल गांधी को केरल से बाहर चुनाव लड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है। अब कांग्रेस करे तो क्या करे, क्योंकि अगर वो लेफ्ट की मांग को मानती है तो वायनाड के साथ साथ केरल की बाकी सीटें भी उनसे छीनेंगी, और अगर नहीं मानती है उनकी बात तो गठबंधन में दरार पड़ सकती है। इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस अजब मुश्किल में है। इस मुश्किल के पीछे है राहुल गांधी के वायनाड वाली सीट, जो चुनाव से पहले ही फंस गई है। राहुल गांधी को ये सीट छोड़नी पड़ सकती है। 2024 का चुनाव उन्हें किसी और सीट से लड़ना पड़ सकता है, लेकिन इस कयास से ही बड़े सवाल उठ खड़े हुए हैं। पहला सवाल है कि राहुल गांधी के वायनाड से हटने की बात क्यों कही जा रही है। दूसरा सवाल भी इसी से जुड़ा है। राहुल अगर वायनाड सीट से हटते हैं तो ये फैसला कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा होगा या इसके पीछे उसकी कोई सियासी मजबूरी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने इसी वायनाड पर 4 लाख से ज्यादा वोट से जीत दर्ज की थी। वो सीट कैसे फंस गई? इसके पीछे वजह है इंडिया अलायंस में शामिल सीपीआई का अल्टीमेटम, जिसने कांग्रेस को मैसेज दे दिया है कि अगर राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ते हैं तो ये गठबंधन के लिए ठीक नहीं होगा। सीपीआई का मानना है कि वायनाड उसका पारंपरिक क्षेत्र है, इसलिए बेहतर होगा कि राहुल गांधी कोई और सीट चुन ले। विडंबना ही है कि जिस लेफ्ट को देश में डूबती हुई ताकत कहा जाने लगा है, वो भी कांग्रेस पर अपनी शर्तें लादने की कोशिश कर रही है, और शर्तें भी ऐसी वैसी नहीं है, बहुत बड़ी और कड़ी है। सीपीआई का कहना है कि राहुल को सिर्फ वायनाड की सीट ही नहीं, केरल से बाहर जाना होगा, लोकसभा का चुनाव किसी दूसरे राज्य से लड़ना होगा।
राहुल की नई सीट क्या हो सकती है, इसे लेकर सीपीआई ने कांग्रेस को सुझाव भी दिया है। सीपीआई का कहना है कि राहुल को किसी ऐसे राज्य से लड़ना चाहिए जहां कांग्रेस की लड़ाई सीधे बीजेपी से हो। केरल में सीपीआई ने कांग्रेस के आगे जो ये शर्तें रखी है, उसका समर्थन वाम मोर्चे की अगवा पार्टी सीपीएम भी कर रही है। मतलब राहुल को वायनाड सीट से हटाने के लिए केरल में कांग्रेस पर चारों तरफ से प्रेशर है। अब ये कांग्रेस को तय करना है कि क्या वो एक सीट के लिए गठबंधन में दरार का जोखिम उठाने को तैयार होगी या नहीं। कांग्रेस के लिए ये एक सीट का प्रश्न नहीं है। कांग्रेस के लिए ये राहुल गांधी की उस प्रतिष्ठा का प्रश्न है जो अमेठी से चुनाव हारने के बाद वायनाड ने उनको सांसद के तौर पर दिया। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी किसी भी स्थिति में वायनाड सीट छोड़ेगी, उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। और अगर कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ इस एक सीट के लिए दबाव बनाती है तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ दरअसल गठजोड़ में रहना नहीं चाहती है। ऐसे में कांग्रेस को अगर केरल में गठबंधन बचाना है तो राहुल को केरल से बाहर निकलना होगा। जो लेफ्ट वायनाड सीट पर दावा करके राहुल गांधी को केरल से आउट करने का मूड बना चुका है, उसकी दावेदारी में कितना दम है? जवाब के लिए वायनाड सीट का चुनावी गणित दिखाते हैं। 2008 में वजूद में आई ये सीट वास्तव में किसका किला है? 2009 में वायनाड लोकसभा सीट पर पहली बार हुए चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ने सीपीआई प्रत्याशी को 1.5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ने सीपीआई के सत्यन मोकेरी को करीब 20,000 वोट से हराया और 2019 लोकसभा चुनाव में इसी सीट से राहुल गांधी ने सीपीआई के पीपी सुनीर को 4,30,000 वोट के बड़े अंतर से हराया। वायनाड सीट हर बार कांग्रेस के पास रही, फिर सीपीआई किस वर्चस्व का हवाला देकर राहुल को वायनाड सीट छोड़ने के लिए कह रही है, ये समझना जरूरी है। दरअसल इंडिया अलायंस तो अभी बना है। इससे पहले केरल में कांग्रेस का मुकाबला वाम मोर्चे से होता था और वाम मोर्चे में सीपीआई केरल की त्रिवेंद्रम, त्रिचूर, मल्लपुरम और वायनाड लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ती रही थी। अब इसी का हवाला देकर सीपीआई इस बार कांग्रेस पर वायनाड सीट छोड़ने का दबाव बना रही है। कांग्रेस वायनाड को लेकर इतनी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेगी, क्योंकि 2019 में जब कांग्रेस ने केरल की 16 सीटों पर लड़कर 15 सीटों पर चुनाव जीता तो इसके पीछे राहुल गांधी का वायनाड से लड़ना भी अहम फैक्टर था। अब कांग्रेस केरल में सीपीआई की डिमांड के आगे झुकेगी या अड़ेगी? अगर झुकी तो केरल में बड़ा नुकसान हो सकता है और अगर अड़ी तो गठबंधन टूट सकता है। मतलब इंडिया अलायंस का पेच राहुल की सीट को लेकर फंसा हुआ है और जिस बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन बना वो दक्षिण की 132 सीटों को साधने की मुहिम शुरू कर चुकी है। तमिलनाडु के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल केरल पहुंचे और इंडिया गठबंधन पर हमला किया। इंडी गठबंधन हमारी आस्था पर चोट करता है। इन्होंने मंदिरों को लूट का माध्यम बना दिया है। त्रिशूलपुरम के साथ जिस प्रकार की राजनीति की जा रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सबरीमाला में भी जिस प्रकार की अव्यवस्था सामने आई है उससे भी श्रद्धालुओं को बहुत असुविधा आई है। ये यहाँ की राज्य सरकार की अक्षमता का प्रमाण है। दक्षिण भारत के 2 दिनों के दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ने विकास की कई परियोजनाओं की सौगात दी। इसका सीधा संदेश ये है कि दक्षिण को लेकर बीजेपी इस बार बहुत ज्यादा गंभीर है। इसकी वजह भी आपको बताते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में दक्षिण के 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 132 लोकसभा सीटों में से केवल 29 सीटें जीत सकी थी और इनमें से 25 सीट उसे सिर्फ कर्नाटक से मिली थी। लेकिन बीजेपी ने इस बार यानी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए दक्षिण में 50 सीटों का टारगेट सेट किया है। बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के संकल्प के साथ उभरे इंडिया अलायंस को अपने झगड़ों से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। कल इंडिया अलायंस की वर्चुअल बैठक होनी थी। इसमें नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक घोषित किए जाने की बातें भी कही जा रही थी, लेकिन बिना कारण बताए ये बैठक टाल दी गई। अब तक सीटों को लेकर भी ठीक से बात नहीं शुरू हुई है कि एक और झगड़ा शुरू हो गया। ऐसे में इंडिया गठबंधन का बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का संकल्प अभी सपना ही लगता है।
और चलिए इस रिपोर्ट के बाद अब आपको दिखा देते हैं नमस्ते भारत में 2 मिनट में देश की खबरें। अयोध्या में होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बना सिक्योरिटी प्लान। रेड और येलो जोन में बांटी गई सुरक्षा। रेड जोन में राम मंदिर और मंदिर परिसर का इलाका। रामलला के मंदिर में होंगे 44 दरवाजे। 14 दरवाजों पर चढ़ेगी सोने की परत। 30 दरवाजों पर चांदी की परत चढ़ाई जाएगी। रामलला के सिंहासन पर भी होगी चांदी की परत। जोधपुर में बोले सीएम योगी 22 जनवरी को राम राज्य की होगी स्थापना। राम के भव्य राम मंदिर का निर्माण विरासत का ही सम्मान। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर निमंत्रण। प्रहलाद जोशी ने कहा सोनिया गांधी सहित सबको ट्रस्ट ने न्योता दिया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा मुझे नहीं मिला राम मंदिर कार्यक्रम का न्योता, लेकिन भगवान राम के दर्शन के लिए किसी के निमंत्रण की जरूरत नहीं। शराब घोटाले में फंसे सांसद संजय सिंह की कम नहीं हो रही मुश्किलें। लखनऊ की कोर्ट ने संजय सिंह पर मानहानि के मामले में लगाया 1 लाख रुपए का जुर्माना। सोशल मीडिया से सभी गलत पोस्ट हटाने के निर्देश। गुरुग्राम में कथित एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर की प्रेमिका की हत्या। होटल के सीसीटीवी फुटेज में दिखे हत्यारे। होटल मालिक और उसके साथियों पर हत्या का है आरोप। यूपी के कासगंज में फायरिंग के दौरान एसएचओ घायल। सिकंदरपुर वेस्ट थाने में तैनात एसएचओ हरभान सिंह राठौर की हालत गंभीर। गर्दन के पास लगी गोली। दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई। आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना पर चेकिंग के लिए पहुंचे थे जवान। इलाके में 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर के गांव में अब पहुंची बिजली। एलओसी के पास स्थित है गांव। कुंडिया और पतरू गांव के लोगों ने मनाया जश्न। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से आई खुशखबरी। नामीबिया चीता आशा ने 3 शावकों को दिया है जन्म। तीनों शावक पूरी तरीके से स्वस्थ। और चलिए आज देख लेते हैं आज का स्पेशल सेगमेंट और सीधे लिए चलती हूं मेरे सहयोगी राजेंद्र देव के पास। शुक्रिया जय। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं देंगे। इसके साथ ही पत्नी कल्पना को कमान सौंपने की अटकलों पर अब विराम लग गया है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि हेमंत सोरेन की तरफ से विधायकों को रांची के आसपास ही रहने को कहा गया है। और इसमें सवाल ये उठ रहा है कि क्या झारखंड की पिक्चर का क्लाइमेक्स अभी बाकी है। कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनका लिफाफा मैंने खोला। लिफाफे के अंदर हम लोग को लगा था कि कोई दूसरा नाम तो नहीं है। लिफाफा में 5 साल नहीं 25 साल तक हेमंत सोरेन रहेंगे। मंगलवार को पूरे देश की निगाहें रांची में हो रही विधायक दल की बैठक पर लगी थी। पिछले कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की अटकलों के बीच वो अपनी कुर्सी अपनी पत्नी को सौंप सकते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन ने सभी अटकलों पर विराम लगा दिया। बैठक में फैसला हुआ कि सीएम हेमंत सोरेन ही रहेंगे। बैठक में सोरेन ने कहा कि किसी भ्रम में मत रहिए कि सीएम और कोई होगा। बैठक से निकले नेताओं ने भी एक सुर में यही बात कही। मैंने पहले कहा था कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनका लिफाफा मैंने खोला और लिफाफे के अंदर हम लोग को लगा था कि कोई दूसरा नाम तो नहीं है। अच्छा। लेकिन जब मैंने ही लिफाफा खोला और लिफाफे में साफ नजर आया कि झारखंड का लाल माटी का लाल। लिफाफा में 5 साल नहीं 25 साल तक हेमंत सोरेन रहेंगे। झारखंड को जो जिस उद्देश्य से इस राज्य का निर्माण कराया गया उस उद्देश्य को पूरा करना और मजबूती के साथ सरकार चलाना। और अभी नो वैकेंसी का बोर्ड पूरे झारखंड में लगा है। 2034 तक तो कहीं से कोई जगह नहीं है, न माननीय मुख्यमंत्री के पद के लिए और न ही किसी विपक्ष के। क्या कुछ डिस्कशन हुआ? मुख्यमंत्री रहेंगे। क्या कुछ बैठक में? बैठक नहीं, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहेंगे। जो जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी की जो चर्चाएं थी कि है अब वो हिमालय पर्वत की तरह एकजुट है। कोई नहीं बदलाव होगा, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहेंगे। हेमंत सोरेन सीएम बने रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सोरेन पूरी तरह से निश्चिंत हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में आए झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी विधायकों को रांची में ही रहने को कहा गया है। हालांकि जेएमएम महासचिव विनोद पांडे इस तरह की खबरों से इनकार कर रहे हैं। क्या विधायकों को 1 हफ्ता यहीं रुकने को कहा गया? बिल्कुल नहीं। माननीय विधायक सभी अपने अपने क्षेत्र में, कुछ विधायक तो राज्य से भी बाहर हैं,
इस तरह का कोई निर्देश नहीं दिया गया है। सभी सदस्यों ने एक सुर में माननीय मुख्यमंत्री के कदम का स्वागत किया है और स्पष्ट तौर पे लोगों ने कहा है कि हम लोग पूरी तरह से एकजुट हैं, आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ें, संघर्ष करें, पूरे सदस्य हम लोग एकजुटता के साथ आपके साथ हैं। सोरेन सरकार में साझेदार कांग्रेस तो कल्पना सोरेन का नाम चलाने के पीछे भी बीजेपी की ही करतूत बता रही है। लिफाफा कौन लेकर के आया था वो? अब वो सारे लोग लेके आए थे, लेकिन मैंने लिफाफा खोल दिया। ये बताइए कि ये संशय खत्म करना चाहिए। सोरेन को ये भाजपा की उपस्थिति है, ऐसा कुछ नहीं बने रहेंगे कहीं कोई। कांग्रेस बीजेपी पर तो हमला बोल रही है, साथ ही साथ ईडी पर भी सवाल उठा रही है। कई लोग भविष्यवाणी करता है, कई लोग मतलब अलग अलग तरह से चीजों को आप लोगों के पास परोस रहे हैं। जब तक बिना एविडेंस पे ऐसी हवाबाजी होती रहेगी, परेशान करने का प्रक्रिया दौर चलता रहेगा, बस विपक्ष लोग को परेशान करने का कोशिश किया जाएगा, तो इसमें हम कोई टिप्पणी देने क्या आप भी कोई टिप्पणी नहीं दे पाएंगे। हेमंत सोरेन पर जमीन घोटाले का आरोप है और ईडी उनसे इस मामले में पूछताछ करना चाहती है। झारखंड की राजधानी रांची से करीब 30 किलोमीटर दूर अनगढ़ा का इलाका काले पत्थर के लिए जाना जाता है। जमीन घोटाले का खुलासा साल 2022 के फरवरी महीने में हुआ था। तब झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा राज्यपाल रघुबर दास ने दावा किया था कि मुख्यमंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। इस बीच हेमंत सोरेन के करीबियों के ठिकानों पर पिछले 24 घंटों से लगातार छापेमारी जारी है। रांची में साहिबगंज के आर्किटेक्ट विनोद सिंह के घर ईडी की टीम प्रिंटर मशीन लेकर पहुंची थी। खबर है कि विनोद सिंह के घर ईडी की टीम को मनी लॉन्ड्रिंग की अहम ट्रेल भी मिली है। ईडी की टीम यहां पर आई और प्रिंटर लेकर के गई है। कुछ अहम दस्तावेज निकाले जाएंगे जो ईडी के पास जानकारी है, और कुछ जरूरी जो तार हैं वो निकल करके सामने आ रहे हैं। विनोद सिंह तो बस एक किरदार है, बल्कि झारखंड खनन घोटाले में ईडी की आज की छापेमारी ने रांची से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है। झारखंड खनन घोटाले में ईडी की कार्रवाई सिर्फ झारखंड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सबूतों की तलाश में ईडी की टीम 3 राज्यों के अलग अलग कई शहरों में पहुंच चुकी है। और नमस्ते भारत में आगे बढ़ते हुए बात गुरुग्राम की आई खबर की कर लेते हैं। देखिए, गुरुग्राम में गैंगस्टर की मॉडल गर्लफ्रेंड दिव्या पाहुजा की हत्या कर दी गई है और इसमें आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई है। होटल मालिक ने गोली मारकर दिव्या पाहुजा की हत्या कर दी। गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड की गोली मारकर हत्या। होटल में गोली मारकर लाश को ठिकाने लगाया। सीसीटीवी में कैद हुए आरोपी। होटल मालिक गिरफ्तार। हरियाणा के गुरुग्राम में होटल मालिक ने गैंगस्टर संदीप गाडोली की मॉडल गर्लफ्रेंड की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए भेज दिया। गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर आरोपी अभिजीत को गिरफ्तार कर लिया है। जो पुलिस ने सिटी पॉइंट होटल में जाकर के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो अपराध की होने की पुष्टि होने पर अभियोग अंकित किया गया है और आगे अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। बताया जा रहा है कि मॉडल दिव्या पाहुजा गुरुग्राम के बलदेव नगर की रहने वाली थी। आरोप है कि होटल मालिक अभिजीत ने अपने साथियों के साथ मिलकर होटल में दिव्या की हत्या को अंजाम दिया। इसके बाद शव को ठिकाने लगाने के मकसद से उसने अपने साथियों को 10 लाख रुपए दिए थे। इसके बाद हत्यारोपी अभिजीत के 2 साथी मृतका के शव को अभिजीत की लग्जरी कार की डिग्गी में डालकर मौके से फरार हो गए। ये भी बताया जा रहा है कि आरोपी अभिजीत ने लाश को ठिकाने लगाने के लिए लाखों रुपए जो है वो आरोपियों को, बाकी के आरोपियों को दिए थे। और इसी होटल के बाहर जो है वो आरोपी अभिजीत की BMW कार खड़ी थी। उस BMW कार में दोनों आरोपियों ने जो है वो दिव्या की बॉडी को रखा। होटल मालिक के साथ न्यू ईयर मनाने आई थी दिव्या पाहुजा। मशहूर गैंगस्टर संदीप गाडोली की गर्लफ्रेंड रह चुकी है मृतका। गैंगस्टर के मर्डर में आरोपी थी दिव्या पाहुजा। गुरुग्राम पुलिस ने गैंगस्टर का किया था एनकाउंटर। पुलिस एनकाउंटर पर उठे थे सवाल।
गुरुग्राम पुलिस से मिलीभगत के लगे थे आरोप। 7 साल बाद मुंबई जेल से रिहा हुई थी दिव्या। बाद में होटल मालिक अभिजीत की बनी गर्लफ्रेंड। अभी तक मॉडल दिव्या पाहुजा की डेड बॉडी नहीं मिली है। हालांकि गुरुग्राम पुलिस की क्राइम टीम पूरे मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। मॉडल दिव्या पाहुजा की डेड बॉडी को रिकवर करने के लिए पुलिस की टीमें लगी हुई है। पुलिस के मुताबिक हत्याकांड में सबूत मिटाने की कोशिश भी की गई। होटल के मालिक अभिजीत ने उस BMW कार की चाबी जो है वो और 2 शख्स को दे दी और वो 2 शख्स जो है वो दिव्या की बॉडी को लेकर के कहीं और जो है वो फरार हो गए। पुलिस को जो है उन 2 आरोपियों की भी तलाश है और दिव्या की बॉडी की भी जो है अभी तक जो है वो गुरुग्राम पुलिस को नहीं मिल सकी है। पुलिस ने जो है वो इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी समेत 3 आरोपियों को जो है फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी भी इस जो 2 आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। आपको बता दें कि मृतका दिव्या पाहुजा पिछले साल जुलाई में ही मुंबई जेल से 7 साल बाद जमानत पर बाहर आई थी। दरअसल गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच ने साल 2016 में मुंबई के मेट्रो होटल में गैंगस्टर संदीप गाडोली को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। एनकाउंटर के समय दिव्या पाहुजा गैंगस्टर संदीप गाडोली के साथ ही रूम में मौजूद थी। दिव्या पाहुजा पर आरोप था कि दिव्या ने गुरुग्राम पुलिस के साथ गैंगस्टर संदीप गाडोली के एनकाउंटर की साजिश रची थी। पुलिस को मृतका के परिजनों ने शिकायत दी थी कि उनकी बेटी दिव्या पाहुजा लापता हो गई है, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की। सूत्रों की माने तो आरोपी होटल मालिक अभिजीत को दिव्या पाहुजा अश्लील फोटो से ब्लैकमेल करती थी, जिससे परेशान होकर उसने उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला कि बीती 1 जनवरी को दिव्या पाहुजा हत्या के आरोपी अभिजीत सिंह के साथ घूमने के लिए कहीं गई हुई थी। इसके बाद वो अभिजीत और उसके दोस्तों के साथ 2 जनवरी की सुबह गुरुग्राम के सिटी पॉइंट होटल में पहुंची थी। आरोप है कि इसके बाद 2 जनवरी की रात अभिजीत ने अपने साथियों के साथ मिलकर बड़ी ही बेरहमी से मॉडल दिव्या पाहुजा का मर्डर कर डाला। आरोपी अभिजीत ने मॉडल दिव्या पाहुजा की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए अपने 2 दोस्तों को अपनी लग्जरी गाड़ी के साथ 10 लाख रुपए भी दिए। पुलिस को जो सीसीटीवी फुटेज मिला है उसमें आरोपी होटल से मॉडल दिव्या पाहुजा की डेड बॉडी को घसीट कर ले जाते हुए साफ नजर आ रहे हैं। पुलिस ने सीसीटीवी तस्वीरों के सामने आने के बाद पूरे मामले में मुख्य आरोपी अभिजीत और उसके दोनों साथी हेमराज और ओम प्रकाश को भी गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी अभिजीत दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन का रहने वाला है। अब पुलिस को मॉडल दिव्या पाहुजा की डेड बॉडी की तलाश है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।